मिड डे प्राइम के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH। नमस्कार, मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम आपसे बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों पर। इसके बाद ये भी बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। साथ ही बात होगी खेल और अर्थ जगत की भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। कुवैत में अग्निकांड में मारे गए 46 भारतीयों का पार्थिव शरीर पहुंचा स्वदेश। मृतकों में ज्यादातर केरल के निवासी। परिजनों को सौंपा गया शव। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत के अधिकारियों का सहयोग के लिए जताया आभार। इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 के आउटरीच सत्र में होंगे शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर होगा फोकस। इटली समेत शिखर सम्मेलन में शामिल तमाम देशों के नेताओं से होगी द्विपक्षीय मुलाकात। 26 जून को होगा 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव। 24 जून को पहला सत्र। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की पक्ष विपक्ष से मिलकर संसद को अच्छे से चलाने की अपील। कहा, लोकसभा और राज्यसभा में जितनी अधिक चर्चा होगी, बिल की गुणवत्ता उतनी ही बढ़ेगी। नीट में धांधली और पेपर लीक के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। एनटीए को 2 हफ्ते में देना होगा जवाब। 8 जुलाई को पहले से लंबित मामलों के साथ ही होगी सुनवाई। भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट बरकरार। पानी की बूंद बूंद को तरस रही है जनता। टैंकर का है सहारा। टैंकर के पहुंचने पर पाइप डालकर पानी खींचने लगते हैं लोग। उत्तर भारत में आसमान से बरस रही आग। 18 तारीख के आसपास प्री मानसून बारिश की उम्मीद। वहीं मुंबई में झमाझम बारिश। असम और मेघालय में अगले 2 से 3 दिनों के लिए भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के दोनला गांव में एकता और परंपरा का प्रतीक माता खीर भवानी का मेला आज से शुरू। धूमधाम से मनाया जा रहा है आस्था का महापर्व। और आज देर रात होगी मशहूर फुटबॉल टूर्नामेंट यूरो कप 2024 की शुरुआत। पहला मुकाबला मेजबान जर्मनी और स्कॉटलैंड के बीच। 24 टीम टूर्नामेंट में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। कुवैत अग्निकांड में मरने वाले 46 भारतीयों के शव लेकर एयरफोर्स का विमान कोच्चि पहुंच गया है। कुवैत में एक बहुमंजिली इमारत में आग से मारे गए इन भारतीय शवों की पहचान कर ली गई है। हालात का जायजा लेने कुवैत पहुंचे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी इसी विमान में सवार थे। कीर्तिवर्धन सिंह प्रधानमंत्री के निर्देश पर कुवैत गए थे। इस हादसे में मारे गए कुल 49 लोगों में से 46 भारतीय थे। इनमें से 23 केरल, 7 तमिलनाडु, 4 उत्तर प्रदेश, 3 आंध्र प्रदेश, 2 बिहार, 2 ओडिशा, 1 झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल से थे। इन शवों को भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से भारत लाया गया है। केरल के मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ राजनेता कोच्चि इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। शव लेकर पहुंचे इस विमान को बाद में दिल्ली ले जाया जाएगा। केरल सरकार ने शवों के निरीक्षण की व्यवस्था की है। साथ ही प्रत्येक शव को उनके घर ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस भी आवंटित की गई है। हवाई अड्डे पर पार्थिव शरीर को कुछ देर के लिए रखा गया, जिसके बाद मृतकों के परिजनों को सौंप दिया गया। कोच्चि एयरपोर्ट पर केरल के सीएम पिनराई विजयन, राज्य के मंत्री, भारत सरकार के कई अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शवों को श्रद्धांजलि दी। यहां से शवों को उनके घरों तक सुचारू रूप से पहुंचाया जाएगा। कुवैत में अग्निकांड में मारे गए भारतीयों के पार्थिव शरीर स्वदेश पहुंचने पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि मैं अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने हर संभव प्रयास किया। pay my heartfelt condolences to the families of the people who perished in this fire and this tragic accident.
It is no doubt a very tragic accident and incident, and we are all very sad about it. The moment our government got to know that such a tragic incident has happened, the Prime Minister immediately convened a meeting and instructed us to reach to Kuwait immediately and take all possible steps so that the mortal remains can be sent back as soon as possible, because that's the least that we could have done. Honorable Prime Minister had already spoken to the authorities there, to the Foreign Minister there, and to the His Highness the Emir there. And I would like to say my thanks to the authorities that they did all possible, they took all possible measures, and they really fully cooperated in having all the paperwork completed, the identification done in such a short time, because normally this could have taken a week or at least 10 days. But on Prime Minister's insistence, the authorities were very quick about it. They immediately undertook the task of completing the formalities, and we managed to bring back the bodies here as soon as possible. We also visited 5 hospitals where there were around 32 to 35 patients who were being treated of Indian origin who were injured in that fire. And we spoke to them individually, we inquired about their health, and all the hospitals and the directors were there. And I would also like to thank the hospital staff of each hospital that exceptional care is being taken by the hospital staff and the doctors of those patients. And most of them are likely to be discharged in a couple of days. विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि अधिकारियों ने सभी कागजात पूरे करने में पूरा सहयोग किया। पहचान इतने कम समय में हो गई, जबकि आमतौर पर इसमें 1 सप्ताह या कम से कम 10 दिन लग सकते थे। All possible efforts to have it done. And normally, as I said before, this would have taken at least a week, 10 days. But because of the good relationships between our government and the Kuwaiti government and the sensitive issue that it was, and especially with the Prime Minister's intervention on this part, on his part, the royal family of Kuwait, the officials, the ministers, His Highness of Kuwait, they all took personal interest so that the bodies could be brought back as soon as possible. And in the hospitals, we are told that His Highness has called up the hospital people and the Minister for Health personally, and the Minister of Health has himself done rounds of the hospitals where the people injured are being treated. कुवैत में आग की घटना के पीड़ितों के पार्थिव शरीर को कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके परिवारों को सौंपा गया। वहीं कुवैत की इमारत में आग लगने से मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर को लेने के लिए शुक्रवार को कोची हवाई अड्डे पहुंचे केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, इतनी जल्दी सब कुछ करने के लिए भारत सरकार के साथ साथ कुवैत की सरकार का भी आभार। और मीडिया प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 605 बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save
will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के तौर पर कामकाज संभालने के बाद पीएम मोदी पहले आधिकारिक विदेश दौरे पर इटली पहुंच गए हैं। यहां पीएम मोदी आज G7 के आउटरीच सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इटली पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गया हूं। वैश्विक नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने को लेकर उत्सुक हूं। हमारा लक्ष्य साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इटली में हो रहे G7 देशों के नेताओं की बैठक के लिए सभी 7 यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि अपुलिया में पहले ही पहुंच चुके हैं। इटली की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन ने चालू वर्ष के लिए कुछ प्रमुख प्राथमिकताएं चुनी हैं, जैसे रूस यूक्रेन मध्य पूर्व में संघर्ष, विकासशील देशों के साथ संबंध और अफ्रीका और भारत प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी G7 के नेताओं, आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय बैठकें और चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि G7 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान जैसे देशों का समूह है और भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन 2019 से भारत को आमंत्रित सदस्य के तौर पर इसमें आमंत्रित किया जा रहा है। आखिर क्या महत्व है इसका और पीएम मोदी किन मुद्दों के साथ इटली पहुंचे हैं, इसका जायजा लिया अपुलिया में मौजूद हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने। प्रधानमंत्री यहां इटली में G7 के शिखर सम्मेलन में शिरकत करने आए हैं। प्रधानमंत्री G7 के शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच सेशन को संबोधित करेंगे, जहां वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फूड सिक्योरिटी, अफ्रीकी मुल्कों के साथ कोऑपरेशन और मेडिटेरेनियन में कोऑपरेशन की बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री काउंटर टेररिज्म पर भी बात कर सकते हैं और दुनिया को ये संदेश दे सकते हैं कि अगर इस मसले का हल ढूंढना है तो दुनिया को एक संयोजित स्टैंड लेना होगा, एक यूनाइटेड स्टैंड लेना होगा। प्रधानमंत्री इसके अलावा द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। सबसे अहम होगी जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता, जहां प्रधानमंत्री दोनों मुल्कों के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका एक रिव्यू लेंगे और ये देखेंगे कि कैसे ये पार्टनरशिप और मजबूत की जा सकती है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, टेक्सटाइल्स, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात करेंगे। दिलचस्प मुलाकात होगी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ, जो यहां प्रधानमंत्री मेलोनी के आमंत्रण पर आए हैं। ज़ेलेंस्की G7 को ये गुहार लगा सकते हैं कि G7 यूक्रेन को और पैसा दे और हथियार दे, उनका जो संघर्ष रूस के साथ चल रहा है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ेलेंस्की साहब को ये सलाह दे सकते हैं कि इस संघर्ष का हल युद्ध से नहीं हो सकता, सैन्य विक्ट्री से नहीं हो सकता, बातचीत और कूटनीति से ही होगा। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, अपुलिया, इटली। G7 देशों के साथ भारत के मजबूत रिश्ते रहे हैं। ये समूह भारत को कितना महत्व देता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2019 से भारत को हर बार सम्मेलन में आमंत्रित किया जा रहा है। पीएम मोदी की इस शिखर सम्मेलन में ये लगातार 5वीं भागीदारी है। इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भारत की दमदार मौजूदगी वैश्विक मंच पर देश के दबदबे को दिखा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली ही यात्रा G7 समूह और इटली के साथ भारत के मजबूत संबंधों को रेखांकित करती है। अन्य वैश्विक संगठनों की तुलना में G7 समूह को ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इसकी वजह सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान का शामिल होना है। G7 के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देश वर्तमान वैश्विक GDP में लगभग 45% के भागीदार हैं।
ये देश दुनिया की 10% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। G7 समूह के देश भारत के साथ अपने रिश्तों को कितना अहम मानते हैं, इसका अंदाजा G7 शिखर सम्मेलन में भारत की लगातार मौजूदगी से भी होता है। 2019 से भारत इस सम्मेलन में हर बार आमंत्रित किया गया है। 2019 में फ्रांस, 2021 में ब्रिटेन, 2022 में जर्मनी और 2023 में जापान द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद 2024 में आउटरीच देश के तौर पर भारत इस बड़े मंच पर मौजूद है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सम्मेलन में ये लगातार 5वीं शिरकत है। इस शिखर सम्मेलन में ये भारत की कुल मिलाकर 11वीं भागीदारी है। इटली दौरे में प्रधानमंत्री की कई G7 नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी बेहद अहम हैं। इन मुलाकातों से पता चलता है कि दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्तियां भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कितनी उत्सुक हैं। G20 की अध्यक्षता से लेकर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के आयोजन तक भारत ग्लोबल साउथ देशों के सरोकारों की आवाज हमेशा बुलंद करता रहा है। G7 में भारत की प्रभावशाली मौजूदगी इन देशों के हितों और चिंताओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में भी बेहद लाभकारी है। पीएम की यात्रा भारत इटली संबंधों की मजबूती को भी दिखाती है। विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी हाल के वर्षों में बहुत मजबूत हुई है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए बार बार प्रतिबद्धता जता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह इटली से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, आपके पास आना चाहेंगे। विश्व के सबसे प्रभावशाली देशों का समिट और उसमें भारत की 2019 के बाद लगातार भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार वहां पहुंचे हैं। काफी उत्सुकता भी दिखाई है, उत्साह भी दिखाया है, वैश्विक चुनौतियों की उन्होंने बात भी की है और एक सार्थक परिणाम की भी उन्होंने अपेक्षा की है। क्या मायने इससे निकाले जाएं? आप ठीक कह रही हैं रमा के ये जो सम्मेलन है इसमें G7 के शिखर सम्मेलन में भारत की 11वीं बार शिरकत भारत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की कंसेक्टिव 5वीं अटेंडेंस होगी। ये दर्शाता है कि भारत का जो एक राइजिंग स्टैचर है और ग्लोबल एरिना में भारत की आवाज भारत के साथ इंगेज है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ पहुंचने के बाद यही कहा कि वो इन सभी वैश्विक लीडर्स के साथ बैठकर आज और के दिन ये जो हम जो समस्याओं के साथ दुनिया जूझ रही है उनके समाधान ढूंढना चाहेंगे। एसेंशियली प्रधानमंत्री जिन मुद्दों की बात मैंने रिपोर्ट में की वो तो रखेंगे ही, ग्लोबल साउथ की आवाज को बड़ी प्रमुखता से रखेंगे कि अगर दुनिया को आज के चैलेंजेस के साथ के सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, के हल ढूंढने हैं, तो आपको ग्लोबल साउथ जहां दुनिया की 2/3 आबादी रहती है, विकासशील देश उनको साथ लेके चलना होगा अगर आपको एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट करनी है और मीनिंगफुल सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। आज जब दुनिया युद्धों मिडिल ईस्ट में हो, चाहे वेस्ट एशिया में हो, चाहे यहाँ यूरोप में यूक्रेन रशिया का संघर्ष हो, उससे जूझ रही है, आपको वॉइस ऑफ रीजन सुननी पड़ेगी कि ये सैन्य विक्ट्री से $50 बिलियन दे दें, फ्रोजन एसेट्स ले लें, ये यूज कर लें, वो यूज कर लें और हथियार दे दें, इनसे सोल्यूशन निकलेगा नहीं। सोल्यूशन आपको आखिरकार मेज पर ही बैठकर बातचीत और कूटनीति के द्वारा करना पड़ेगा। लड़ लें आप आपस में, जब दोनों थक जाएंगे फिर आएंगे तो मेज पे ही। तो वो वॉइस ऑफ रीजन की तरह भारत इमर्ज किया है। अब वो कितनी ट्रैक्शन हो पाती है वो देखना होगा, क्योंकि देश वही करते हैं जो उनके हित में होता है। बिल्कुल अमृत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि G7 देशों के लिए भारत का महत्व और भारत के लिए G7 देशों का महत्व कितना अहम है? रमत, सवाल दोबारा दोहराएंगी प्लीज? अमृत, G7 देशों के लिए भारत का महत्व और भारत के लिए G7 देशों का महत्व कितना प्रासंगिक है और क्या कुछ ये संकेत भी देता है? देखिए, भारत के लिए G7 दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमीज हैं, लीडिंग इकोनॉमीज हैं। भारत उनके साथ एंगेज करता है। अभी हमने मालिक अख्तर की रिपोर्ट देखी जहां उन्होंने बताया कि कैसे इटली के साथ संबंध जो है चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। पिछले साल की बात कर रहे हैं तो $15 बिलियन का ट्रेड हुआ। G7 में EU और अमेरिका, जापान जैसे देश हैं, वो महत्वपूर्ण है भारत के लिए।
और G7 के लिए भारत भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक अनडिक्लेयर्ड लीडरशिप रोल में है ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों के। तो दोनों ही के लिए G7 के समूह के लिए और भारत के लिए G7 बहुत इम्पोर्टेंट समूह ब्लॉक्स है और देश है। पर एंगेजमेंट का नेचर क्या हो, एंगेजमेंट मीनिंगफुल कैसे बनाई जाए, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जो विभिन्न मुद्दे हैं किस तरह से जो है बात रख सकते हैं। द्विपक्षीय बैठकों की आपने बात की है और कहीं आपने बताया है कि कई जो बैठकें हैं वो काफी दिलचस्प भी हो सकती हैं, सबकी नजरें उन पर बनी रहेंगी। रमा, आई एम सॉरी, आपको यहाँ थोड़ा शोर ज्यादा, आपको सवाल दोबारा दोहराना पड़ेगा। हमने जानना चाहेंगे, आपने बताया कि जो द्विपक्षीय बैठकें हैं उन पर भी सबकी नजर है और कुछ द्विपक्षीय बैठकें बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकती हैं, क्या कुछ जानकारी उसके बारे में? देखिए, 7 द्विपक्षीय बैठकें हैं, वार्ताएं हैं आज प्रधानमंत्री की। अभी कुछ देर में प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे। उसके बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक से मिलेंगे। शाम को बड़ी अहम बैठक है जिसमें जो होस्ट हैं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, उनके साथ वार्ता है। पूरे जो आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका रिव्यू करेंगे, आगे की रूपरेखा तय करेंगे। पार्टनर कंट्रीज के साथ मुलाकातें हैं। फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री के साथ दोपहर में मुलाकात है आउटरीच सेशन एड्रेस करने के बाद। तो 7 मुलाकातें इन टोटल हैं प्रधानमंत्री की, जो देश यहाँ आए हैं, जिसमें G7 देश भी हैं और जो इनवाइटी कंट्रीज वो भी हैं। हमारे सुनने में ये आ रहा है कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रधानमंत्री, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जो यहाँ जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पे आए हैं, उनके साथ मुलाकात होगी। ये बड़ी दिलचस्प मुलाकात होगी क्योंकि इस वक्त इस पूरे शिखर सम्मेलन को अगर कुछ सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है तो वो यूक्रेन रशिया क्राइसिस डोमिनेट कर रहा है। तो वो ये दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री क्या उनको कहते हैं और वो क्या भारत से अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि भारत का एक लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन रहा है कि आप इस तरह युद्ध से अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, दुनिया को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट जब होती हैं, फूड सिक्योरिटी जब अफेक्ट होती है, उसका सबसे ज्यादा खामियाजा विकासशील देशों को, अंडर डेवलप्ड देशों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है वो तो इन डिसरप्शंस की मार झेल भी सकते हैं, पर बहुत सारे देशों में फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस आ गया, हंगर का क्राइसिस आ गया, उनकी इकोनॉमिक व्यवस्था चरमरा गई। तो इस सब को देखते हुए विश्व के हित में आपको इसका फाइनली तो आपको मेज पर ही बैठना पड़ेगा, बातचीत और कूटनीति से इसका हल ढूंढना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि उसकी तरफ जल्द कदम उठाए जाएं और दुनिया को इस पूरे क्राइसिस से बचाया जाए। नजर बनाए रखिए अमृतपाल सिंह, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन में ये जानकारी दी गई। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्तावों का नोटिस 25 जून को दोपहर 12 बजे तक दिया जा सकता है। ये प्रस्ताव लोकसभा के महासचिव को लिखित रूप से दिए जा सकते हैं। आपको बता दें, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई को समाप्त होगा। इस दौरान नवनिर्वाचित संसद सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के अगले दिन यानी कि 27 जून को राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 18वें लोकसभा सत्र से पहले इस बात की उम्मीद जताई कि पक्ष और विपक्ष मिलकर संसद को अच्छे से चलाएं। उन्होंने कहा कि संसद को चलाना पक्ष और विपक्ष के कंधों पर है। लोकसभा और राज्यसभा में जितनी अधिक चर्चा होगी, बिल की गुणवत्ता उतनी ही बढ़ेगी। अब जब चुनाव हो गए हैं, अब देश का संचालन का बागडोर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सरकार को दिया है, लेकिन पार्लियामेंट को चलाना, संसद को चलाना, ये पक्ष विपक्ष, ऑपोजिशन रूलिंग दोनों मिलकर ही चलाना होगा और अच्छा बहस हो। डिबेट एंड डिस्कशन डेमोक्रेसी का कोर हमारा एक अहम चीज़ है, जिसके बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकता है।
जितना ज़्यादा बहस होगा, जितना अच्छा चर्चा होगा लोकसभा राज्यसभा में, उतना ही बिल का क्वालिटी बढ़ता है, उतना ही सरकार अलर्ट होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनादेश जैसा भी हो हमें स्वीकार करना चाहिए। एनडीए 400 पार तो नहीं हुआ, लेकिन एनडीए को पूरा बहुमत मिला है। ये पहला सत्र है 18वीं लोकसभा का। भारत के महान जनता ने अपना निर्देश दे दिया है, फैसला सुनाया है, और जनादेश जैसे होता है हमको स्वीकार करना है। चुनाव से पहले हमारे पार्टी ने एनडीए दल के पूरा तालमेल करके 400 पार का नारा जरूर दिया था। 400 पार नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बहुमत एनडीए को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए की हाई कोर्ट में चल रही नीट से जुड़े विभिन्न मामलों की ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि 8 जुलाई को पहले से लंबित मामलों के साथ ही होगी इस मामले की भी सुनवाई। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई की। साथ ही नीट परीक्षा से जुड़ी एक और नई याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। नीट में धांधली और पेपर लीक के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली एक अन्य याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। इस मामले में एनडीए को 2 हफ्ते में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। इस याचिका पर भी सुनवाई 8 जुलाई को होगी। इस याचिका में मनमाने तरीके से परीक्षा केंद्र चुनने के लिए चल रही धांधली का जिक्र था। साथ ही याचिका में सेंटर चुनने के लिए 10 लाख रुपए की घूस दिए जाने की भी बात कही गई थी। और दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई 19 जून तक के लिए टाल दी। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा ने हाल ही में चिकित्सा कारणों से 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। मुख्यमंत्री के वकील ने शुक्रवार को अदालत के समक्ष एक आवेदन देकर अरविंद केजरीवाल की चिकित्सा जांच के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी मौजूद रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब मेडिकल बोर्ड इस संबंध में बैठक करती है तो उन्हें भी अपने इनपुट रखने की अनुमति दी जाए। इस आवेदन पर अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जवाब मांगा है। इस पर शनिवार को सुनवाई होगी। इस बीच सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जून तक के लिए टाल दी गई है। उसी दिन उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि भी समाप्त हो रही है। पिछले दिनों उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि सीएम केजरीवाल के कुछ विशेष डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए निर्देश दिए गए हैं। केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए थे। उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि जमानत याचिका सुनवाई के लायक नहीं है, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए दी गई अंतरिम जमानत का सीएम केजरीवाल ने दुरुपयोग किया। मुख्यमंत्री की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने दावा किया था कि उनकी बिगड़ती मधुमेह की स्थिति तथा अन्य स्वास्थ्य कारणों से अंतरिम जमानत जरूरी है। ईडी ने कहा था कि केजरीवाल के मेडिकल टेस्ट तिहाड़ जेल में भी कराए जा सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक दी गई अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर तलाशी ली। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान एक पोल पार्टी के काफिले पर सीपीआई माओवादी के नेतृत्व में किए गए आईईडी हमले के सिलसिले में तलाशी ली गई। एनआईए की अलग अलग टीमों ने जिला गरियाबंद के थाना मैनपुरी के बड़े गोबरा गांव के नक्सल प्रभावित इलाके में 6 संदिग्ध परिसरों की व्यापक तलाशी ली। तलाशी के दौरान कई मोबाइल फोन और 2,98,000 रुपए नगद जब्त किए गए। आपको बता दें कि नवंबर 2023 में हुए इस हमले में आईटीबीपी एडहॉक 615 बटालियन का एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया था। फरवरी 2024 में मामले को अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए ने हमले के अपराधियों के रूप में सीपीआई माओवादी कैडरों की पहचान की थी। मामले में आगे की जांच जारी है। आगे बढ़ेंगे। जोएल ओराम ने आज जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने पर केंद्रीय मंत्री जोएल ओराम ने कहा कि उन्हें तीसरी बार जनजातीय कार्य मंत्रालय का प्रभार मिला है। जोएल ओराम ने कहा कि जनजातीय समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है। एकलव्य विद्यालय के माध्यम से जनजातीय वर्ग की शिक्षा में बड़ा बदलाव आया है। हेल्थ सेक्टर में भी ट्रैवल काफ़ी दिक्कत
उनको जाता है उसको करेंगे। फिर हमारा तो बाकी डेवलपमेंट बाकी लोगों के साथ मिल के इरिगेशन में है, इलेक्ट्रिफिकेशन तो काफ़ी हो चुका है, लेकिन फिर भी अब जो बाकी है उसमें सोलार में हम लोग जाके उसको कवर करेंगे। आपका कम्युनिकेशन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण बहुत सारे गांव जुड़ गया है, लेकिन फिर भी इसमें से आर्टिकल 275(1) में से हम स्पेशल ग्रांट दे के भी बहुत सारे पुल पुलिया हम लोग बनाते हैं, इरिगेशन का फैसिलिटी भी बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को देखते हुए अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सुदृढ़ कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में सीएम योगी ने शासन प्रशासन को 24 घंटे एक्टिव मोड में रहने का निर्देश दिया। योगी ने गांव, शहरों, महानगर कहीं भी रोस्टरिंग के नाम पर अनावश्यक पावर कट पर सावधानी बरतने को कहा। इसके साथ ही गंगा दशहरे को देखते हुए गंगा नदी के घाटों की साफ सफाई और साज सज्जा को लेकर भी निर्देश जारी किए गए। बकरीद को देखते हुए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। बकरीद के लिए कुर्बानी के लिए स्थान का चुनाव करने और प्रत्येक दशा में प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही नमाज को निर्धारित स्थल पर किए जाने को लेकर कहा गया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों को अवेयरनेस का माध्यम बनाना चाहिए। हर पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न कराने के साथ ही स्थानीय जरूरतों के हिसाब से सभी जरूरी प्रयास किया जाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। झारखंड के गढ़वा जिले के नगर उंटारी थाना क्षेत्र के हाईवे पर जतपुरा गांव के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। यह हादसा एक ट्रक और ऑटो के आमने सामने टकराने से हुआ, जिसमें ऑटो सवार 5 लोगों की मौत हो गई। सभी घायलों का इलाज गढ़वा के सदर अस्पताल में चल रहा है। अहमदाबाद में तानीलीबड़ा इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित कोहिनूर प्रिंट्स नाम के शेड में आग लग गई। इस शेड में करीब 10 वेयरहाउस हैं। इस वेयरहाउस में प्रिंटिंग मटेरियल और करीब 100 से 200 टन फैब्रिक रखा हुआ था, जिसमें से 50 टन फैब्रिक आग में जल चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। दमकल की 22 गाड़ियों के साथ फायर विभाग के 155 अफसर और कर्मचारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। घटना में किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचने की कोई जानकारी नहीं है। आग और ना फैले इसके मद्देनजर आसपास की जगहों को खाली करा दिया गया है। जहां फायर फाइटर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां रोबोटिक फायर फाइटिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आंध्र प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कृष्णा जिले में सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। मछलीपट्टनम के डीसीपी ने बताया कि ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय मिनी ट्रक कंटेनर लॉरी से टकरा गया, जिससे यह हादसा हुआ। हाईटेक बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी को और अधिक हाईटेक बनाने के लिए रेलवे द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मॉनसून के दौरान बुलेट ट्रेन का परिचालन जारी रखने, निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे की तरफ से स्वचालित वर्षा निगरानी प्रणाली को अपनाया गया है। उन्नत उपकरणों से सुसज्जित ये प्रणाली वर्षा की निगरानी पर वास्तविक डेटा प्रदान करेगी। दरअसल सबसे पहले ऑटोमेटेड रेन गेज मशीन से डेटा और आंकड़े फैसिलिटी कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड होगा, जिसके बाद ट्रैफिक कंट्रोलर मिले दिशा निर्देशों के आधार पर ट्रेन की स्पीड और परिचालन को लेकर फैसला लेंगे। और अब बात दिल्ली में जल संकट की। दिल्ली में जल संकट पिछले कई दिनों से बरकरार है। मयूर विहार की जनता फ्लैट्स में भी लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। टैंकर आने पर ही लोग पानी भर पाते हैं। जल संकट की यहाँ क्या स्थिति है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। तो दिल्ली में लगातार जल संकट बरकरार है। जनता बूंद बूंद पानी को तरस गई है। टैंकर ही एकमात्र साधन है जिनसे कि जल लिया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट की स्थिति जस की तस बनी हुई है। हम इस समय पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 के जनता फ्लैट्स में मौजूद हैं। 1.5 से 2 महीने हो गए सर, 1.5 से 2 महीने हो गए। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लतें चल रही है।
और जल बोर्ड द्वारा टैंकर मंगाया था यहाँ पे। पानी की समस्या, लाइन भी खुद आई है, तो लाइन का काम चला 2-2.5 महीने हो गए लाइन को खुदे हुए, अभी भी पानी कैसे आ रहा है। अभी चल रहा है, पानी का प्रोसीजर चल रहा है, पर पानी पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है। 2-3 महीने हो गए, पानी बहुत आता भी है तो वो बहुत गंदा आ रहा है, पीने लायक नहीं है, इसलिए लाइन भी खुद रही है, तभी हम टैंकर से मंगाते हैं, टैंकर से भरते हैं। पानी की तो बहुत समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा ही हो रही है पानी की, कम से कम 2-2.5 महीने हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पीने तक का पानी और बदबू वाला बहुत पानी आता है, पानी आता भी है तो बहुत बदबू आती है, काला जैसे गटर का पानी आ रहा है वैसा पानी आता है, बहुत दिक्कत हो रही है पानी की। बोतल खरीद के लाए हैं 30 रुपए की पीने के लिए, अब खर्चे के लिए कहाँ से लाएंगे, बैठे हैं आराम से बिना काम करे। जैसे पानी में लाल कीड़े आ रहे हैं, गटर के कीड़े आ रहे हैं, बहुत परेशान है हम लोग, कुछ करो भाई सरकारों से बोलो। समस्या है 2-3 महीने से जो है काला पानी आता है, बहुत गंदा पानी आता है, और पीने के लिए फिर हम ये वाला पानी भर लेते हैं, और कभी 20-30 रुपये वाली जो बोतल होती है उसको ऑर्डर कर लेते हैं। जो आ रहा है वो बिल्कुल गंदा आ रहा है, नाली वाला पानी आ रहा है, आप उसको मतलब किसी भी अलग काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते आप उसको। मैं तो इस एज में भी पानी भर के ले जाना पड़ रहा है, आप देख लीजिए, मुश्किल होती है पानी भरने में, पानी साफ नहीं आ रहा ना, इसी वजह से ही लेके जाना पड़ रहा है हमें। ये समस्या केवल मयूर विहार के जनता फ्लैट्स की ही नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से जल संकट की समस्या बनी हुई है। लोगों को इंतजार रहता है तो बस टैंकर का, कि कब टैंकर आएंगे और वो पानी भर सकेंगे। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। देश के दक्षिणी राज्यों में समय से पहले दस्तक देने के बाद मानसून कमजोर पड़ गया, जिसका असर उत्तर और पूर्वी भारत के हिस्सों पर पड़ रहा है। देश के इन इलाकों में भीषण लू का कहर फिर सता रहा है। इससे देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है इसमें। हाल ये है कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 46 डिग्री के पार जा पहुंचा है। आने वाले दिनों में भी कोई खास राहत की उम्मीद नहीं है, हालांकि आज हल्की फुहारों से मामूली राहत मिल सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि 4 दिन बाद 18 तारीख से प्री मानसून बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी की मार झेल रहे उत्तर भारत के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। जबकि हिमाचल प्रदेश में गर्मी का नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जिसमें हमीरपुर में इस सीजन का सबसे अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और कैसा रहेगा अगले कुछ दिनों में मौसम का हाल, इस पर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने IMD की साइंटिस्ट डॉक्टर सोमा से खास बातचीत की। दिल्ली में बढ़ा हुआ तापमान दिल्ली वालों की परेशानी का सबब बना हुआ है और पूरी दिल्ली इस समय जो है वो भीषण गर्मी से जूझ रही है। आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ मौसम का हाल रहेगा और अभी क्या स्टेटस है, उस पर बात करेंगे। हम IMD में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोमा। मैम, क्या कुछ स्थिति अभी की है, एट प्रेजेंट कैसे देख रहे हैं वेदर को? अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर अभी हीट वेव का स्थिति चल रही है। सीवियर हीट वेव रियलाइज भी हुई है उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल के 1-2 डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न एंड जो है। हीट वेव से कैसे राहत मिलने की उम्मीद है? कुछ बारिश की संभावना इन दिनों में लग रही है? दिल्ली NCR को ले लीजिए। 2 चीज़ हैं, एक तो है कि हीट वेव आपका दिल्ली के आसपास के इलाके में चलेगा, यहाँ पर बहुत जल्दी राहत मिलने का उम्मीद नहीं है। जो राहत मिलेगा ईस्टर्न साइड में, थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आज और कल रहेगा, जिसके चलते थोड़ा बादल भी रहेगी, जिसमें मगर वो होगा मेनली आफ्टरनून में, जब आपका डे टाइम टेम्परेचर मैक्सिमम पहुंच चुकी होगी उसके बाद। तो इसके चलते हमारा ऑरेंज अलर्ट 2 दिन रहेगा दिल्ली के लिए। जो लोग रह रहे हैं दिल्ली NCR के आसपास, फिलहाल अभी छुट्टियों का मौसम भी है, क्या पर्सनली आपकी एडवाइस रहेगी कॉमन लोगों को, जो लोग बीमार हैं, कि वो ऐसे मौसम में क्या क्या हिदायतें लें, कैसे कैसे बचें उनसे? अभी सिर्फ टेम्परेचर ही इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 और चीजें खतरनाक है। एक है मॉइस्चर, दूसरी है लू विंड्स। आपका बिहार झारखंड से इस साल बहुत कैजुअलिटीज आए हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण पसीना कम सूखती है, बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं हो पाता है। इसके चलते बिहार, झारखंड, उड़ीसा इन सभी और बंगाल, इन सभी राज्यों से ये पिछले 10-15 दिन में काफी कैजुअलिटीज का खबर आई है। अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी उतना ज़्यादा तो नहीं है, मगर
स्ट्रॉन्ग लू विंड्स बह रही है, 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे का विंड्स, जो 45 से 47 डिग्री का टेम्परेचर लेके बह रही है, वो शरीर को एकदम सुखा के डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी बहुत है। तो इसके चलते हम दरख्वास्त करेंगे, और साथ ही वार्म नाइट भी चल रहे। वार्म नाइट मतलब रात को भी टेम्परेचर में खास गिरावट नहीं है, तो इससे आपका हीट रिलेटेड बीमारी जैसे दस्त होने का संभावना बढ़ जाता है, और आपका बीमार लोग या बुजुर्ग लोग या बच्चों लोग, जो लोग बच्चों के स्पेशली अभी स्कूल का वेकेशन भी चल रहा है, दोपहर के समय या 11 बजे से 4 बजे के बीच में घर से ना निकले तो ठीक रहेगा, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा खतरा रहती है टेम्परेचर्स के साथ एसोसिएटेड, और निकलेंगे भी तो काफी पानी पी के निकलिए और छतरी लेके निकलिए। तो ये थी डॉक्टर सोमा जो बता रही थी, जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि अभी ऑरेंज अलर्ट जो है वो दिल्ली में बना हुआ है, जल्द ही इंस जो वेस्टर्न विंड है वो आ रही है, तो उससे कुछ जरूर आने वाले दिनों में राहत मिलेगी, लेकिन अभी लोग बच के रहें, जरूरत है तो ही घर से बाहर निकले। कैनोपी उसके हाथ में मुकेश शुक्ला, DT न्यूज दिल्ली। और हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, फिलहाल कोई राहत की बात नहीं बताई है जो आपका इंटरव्यू हमने देखा, लेकिन फिर भी जैसे दक्षिणी राज्यों में जो मानसून कमज़ोर हुआ है, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसका असर पड़ेगा। इस असर को समझना चाहेंगे कि इससे क्या बदलाव आएगा। बिल्कुल रमा, अभी अगले कुछ दिनों तक अगर देखें दिल्ली में 2 दिन और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, साथ ही साथ हरियाणा पंजाब में भी ऑरेंज अलर्ट बना हुआ है, बिहार के कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट बना हुआ है। लेकिन आप देखिए जिस तरह से उन्होंने बताया डॉक्टर सोमा ने कि आपको हीट वेव से बचना है, यानी लू से बचना है, लू की चपेट में नहीं आना है, क्योंकि गर्म हवाएं चल रही हैं और 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से जब 46-47 डिग्री तापमान इस समय करंट में दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली के कई इलाके, नजफगढ़ में भी कल इसी तरह का तापमान था 46 डिग्री के आसपास, तो गर्मी इस समय अपने उफान पर है, हीट वेव बनी हुई है। साथ ही साथ केरल के कुछ इलाकों में 17, केरल और कर्नाटक में उन्होंने बताया कि 17-18 को बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ अगर वो बता रहे थे कि आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखेंगे तो वहां पर अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है, मेघालय में अच्छी बारिश हो रही है। साथ ही साथ और कई इलाके हैं जो ईस्ट के पूर्वोत्तर के, वहां पर बारिश हो रही है। लेकिन अभी जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वो कहीं ना कहीं गर्म लू की चपेट में है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, रात में भी वार्म जो एयर है वो बह रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं। ऐसे में लोगों को जरूरत है तो ही घर से बाहर निकलें। फिलहाल अभी जो है वो राहत नहीं मिलनी है। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि विंड रहेगा, थोड़ा सा हवा रहेगा, उससे छुटपुट बारिश की जो हल्की फुल्की संभावना है, यानी अगर कहें तो छींटाकशी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा अभी रमा इसमें राहत नहीं है। और कुछ एरिया ऐसे हैं जिन पर उनकी नजर है IMD की वहां पर रेड अलर्ट ना हो जाए। ऐसे में अभी जो है कि सीवियर दिन चल रहे हैं, यहां पर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। साथ ही साथ इस ऑरेंज अलर्ट के हिसाब से आपको हिदायत रखनी पड़ेगी, आपको सोच समझ कर निकलना पड़ेगा, अपने प्लान के अनुसार निकले। बहुत गर्मी है बाहर और जिस तरह से तपती गर्मी के अंदर थोड़ी देर भी खड़ा होना मुश्किल। ऐसे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा उनको लेमनेट, सावधानी से बड़ा बचाव हो सकता है गर्मी से, ना होने दें। जी मुकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि कोलकाता के एक्रोपोलिस मॉल में आग लग गई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर उपस्थित हैं, आग बुझाने का काम जारी है। कोलकाता के एक्रोपोलिस मॉल में आग लगी हुई है और वहां पर जो अग्निशमन का कार्य है वो जारी है। दमकल की कई गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद हैं, तो आग बुझाने का काम वहां पर जारी है। लेकिन एक मॉल में आग वहां पर लग गई है जहां पर अग्निशमन की पूरी कोशिश की जा रही है। कोलकाता के एक्रोपोलिस मॉल में आग लगी है, ये खबर अभी अभी आई है, और जहां पर आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं गर्मी तो कहीं बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। एक और जहां असम में पहले से ही बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति है, वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर असम और मेघालय में अगले 2 से 3 दिनों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए भी अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ये जो है बारिश की संभावना कई राज्यों में
और काफ़ी तेज़ बारिश कई राज्यों में बताई भी गई है और उसके लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो काफ़ी सावधानी वहां बरतने की ज़रूरत है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जहां पर भारी वर्षा का रेड अलर्ट है। और रुख कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों का। पापुआ न्यू गिनी के विदेश मंत्री जस्टिन ताकचेंको ने भारत की ओर से भेजी गई मानवीय सहायता के लिए धन्यवाद किया है और कहा है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत द्वारा भेजी गई सहायता आपदा पीड़ित लोगों तक पहुंच सके। और अब देख लेते हैं खबरें अर्थ जगत से जुड़ी। मई माह के लिए महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर 2.61% दर्ज की गई है। खाद्य पदार्थों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ी है। मार्च महीने में थोक महंगाई का आंकड़ा 0.26% था, जो अप्रैल में बढ़कर 1.26% और मई महीने में 2.61 पर पहुंच गया है। थोक बाजार में आलू, प्याज, दालों और अनाज के दामों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार शानदार प्रदर्शन और तेज रफ्तार को देखते हुए ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। मूडीज ने कहा कि घरेलू मांग में वृद्धि के चलते भारत 2024 की दूसरी छमाही में एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रह सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक निर्यात में आई तेजी, स्थानीय मांग में बढ़त और बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च से भारतीय अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रदर्शन जारी रहेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चुनाव के बाद नई विकास नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ये स्थिति और बेहतर हो सकती है। गौरतलब है कि 2024 की पहली छमाही में भारत, फिलीपींस और इंडोनेशिया विकास के मामले में आगे रहे हैं। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने चालू वर्ष में भारत की विकास दर 6.8% और उसके बाद 2025 में 6.5% से बढ़ने का अनुमान लगाया था। और अब वक्त है खेल जगत की खबरों का। खेल की खबरों के साथ सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, क्या कुछ खास खेल की खबरों में आज? शुक्रिया रमा। शुरुआत करते हैं T20 विश्व कप से जुड़ी हुई खबरों के साथ। ICC T20 विश्व कप में अफगानिस्तान की टीम ने सुपर 8 में जगह बना ली है। टीम ने शुक्रवार को हुए मुकाबले में पापुआ न्यू गिनी की टीम को 7 विकेट से हरा दिया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। PNG की टीम ने 19.5 ओवर में 95 रन बनाए। अफगानिस्तान की ओर से फजल हक फारूकी ने 3 विकेट हासिल किए। जीत के लिए मिले 96 रन के लक्ष्य को अफगानिस्तान की टीम ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अफगानिस्तान की ओर से गुलबदीन नईब ने 36 गेंद पर 49 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड ने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बल पर ICC T20 विश्व कप में ओमान को 8 विकेट से हरा दिया। एंटीगा के सर विव रिचर्ड स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ओमान की टीम महज 47 रन पर ही आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 3.1 ओवर में 2 विकेट पर ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के बाद इंग्लैंड की सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीद कायम है। ICC T20 विश्व कप में बांग्लादेश ने सुपर 8 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा है। टीम ने गुरुवार को खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स की टीम को 25 रन से हरा दिया। मैच में नीदरलैंड्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 159 रन बनाए। बांग्लादेश की ओर से शाकिब अल हसन ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए, वहीं तंजीद हसन ने 35 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 8 विकेट पर 134 रन ही बना सकी। नीदरलैंड्स की टीम हार के बावजूद प्रतियोगिता से पूरी तरह बाहर नहीं हुई है। नीदरलैंड्स को अगर अपनी उम्मीद बरकरार रखनी है तो उसे ग्रुप चरण का अपना अंतिम मैच हर हाल में जीतना होगा।
भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया को भरोसा है कि भारतीय पैरा एथलीट पेरिस पैरालंपिक में पुराने रिकॉर्ड से आगे निकलेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर मिली मदद पैरा एथलीटों को पैरालंपिक जैसे मंच पर अपनी प्रतिभा को सही रूप में प्रदर्शित करने में मददगार साबित होगी। तैयारी में है और जितनी भी सरकार की स्कीम है, विशेष तौर पे टॉप से स्कीम है जो पैरा खिलाड़ियों को मिल रही हैं, हर खिलाड़ी को सुविधाएं मिल रही हैं। और जो हमारे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के जो भी खिलाड़ी हैं, काफ़ी खिलाड़ी फॉरेन में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, काफ़ी खिलाड़ी इंडिया में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन तैयारियों को देखते हुए और पिछले हम 3 साल का हमारा पीछे का रिकॉर्ड देखते हैं तो अब की बार पेरिस पैरालंपिक्स में भारत ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगा और दुनिया भारत की तरफ देखेगी। बात करते हैं फुटबॉल की। यूरोप के प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट यूरो 2024 की आज देर रात शुरुआत हो रही है। पहले मुकाबले में मेजबान जर्मनी का सामना स्कॉटलैंड से होगा। जर्मनी के 10 अलग अलग शहरों में यूरो 2024 के कुल 51 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में कुल 24 टीम हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4-4 टीमों के कुल 6 ग्रुप्स में बांटा गया है। हर ग्रुप से 2-2 टीम प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। इसके अलावा तीसरे नंबर पर रहने वाली शीर्ष 4 टीमों को भी एंट्री मिलेगी। इसके बाद 8 टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी, जिसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल मैच बर्लिन में खेला जाएगा। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं रमा के पास। धन्यवाद सुचित्रा, तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में तुलमला गांव में माता खीर भवानी का मेला आज से शुरू हो गया है। कश्मीरी पंडितों की आस्था का महापर्व भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास मेले में दुनिया के हर जगह से पर्यटक माता के मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। तुलमला मंदिर स्थानीय कश्मीरी पंडित समुदाय का सबसे पवित्र मंदिर होने के साथ साथ कश्मीर के विभिन्न समुदायों के बीच सदियों पुरानी उदार संस्कृति और भाईचारे का भी प्रतीक है। माता खीर भवानी का जन्मदिन है आज, तो यहाँ पे हर मजहब के, हर कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं। अमेरिका से भी लोग आए हैं, कैलिफोर्निया से आए हैं, कनाडा से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, इंडिया के कोने कोने से आए हैं। जम्मू से लगभग 200 बसें आई हैं और दिल्ली से भी बहुत सारी बसें आई हैं। इस साल अभी मेला चल रहा है, बट ऑल टाइम रिकॉर्ड है। लोगों डिवोटीज में भी श्रद्धा और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है वो आज तक ऐसा काम नहीं हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंतजाम है गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। और मैं तो पहली बार आया, मेरे जो फादर मदर हैं वो हर साल आते हैं, पिछले 8 साल से आ रहे हैं। बिल्कुल शांत वातावरण, पुलिस का पूरा बंदोबस्त है, CRPF है, आर्मी है, सारी लगी है। ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ ओके है। आज हमने यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे आए, जल चलाया हम लोगों ने, जो कच्ची रस्सी थी, फिर हम लोगों ने पूजा वगैरह की, फिर हम लोगों ने दिया जलाए, फिर यहाँ पे आके हम लोगों ने चुनरी वगैरह जो थी वो चढ़ाई और फिर साथ में हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया यहाँ से। और अब खबरें योग दिवस की तैयारियों से जुड़ी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। योग दिवस से पहले विदेशों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ढाका के धानमंडी स्थित लोकप्रिय रविंद्र सरोवर पार्क में योग पर एक प्री इवेंट का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और ढाका के भारतीय उच्चायोग के सहयोग से आयोजित किया गया। भारतीय उच्चायोग और श्रीलंका के पूर्वी प्रांत पर्यटन ब्यूरो ने संयुक्त रूप से एक मेगा योग कार्यक्रम का आयोजन किया। श्रीलंका के रंगोमाली के मैकेजर स्टेडियम में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 5000 छात्रों और अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया। दरअसल 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में श्रीलंका में 10 दिवसीय योग महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कल कोलंबो के राष्ट्रीय संग्रहालय में हुई। महोत्सव के दूसरे दिन आज योगा फॉर हेल्थ का आयोजन मैकेजर स्टेडियम में किया गया। श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर सैंथे थोडामन ने योग को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। बता दें कि महोत्सव विभिन्न फोकस क्षेत्रों जैसे परिवार के लिए योग,
आध्यात्मिकता के साथ योग, मानवता के लिए योग, कल्याण के लिए योग, आयुर्वेद के लिए योग, शांति के लिए योग, सद्भाव के लिए योग पर केंद्रित होगा, जो श्रीलंका के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाएगा। और 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को प्रधानमंत्री ने बड़े उत्साह से मनाने की लोगों से अपील की है, जिसे लेकर आयुष मंत्रालय और विभिन्न संस्थाओं के योगाचार्यों द्वारा योगाभ्यास के जरिए लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। जनपद फतेहपुर में भी योग चिकित्सा के माध्यम से लोगों को असाध्य बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है। जनपद फतेहपुर में माध्यमिक शिक्षा की ओर से 409 इंटर कॉलेज और लगभग 76 डिग्री कॉलेज मिलकर इस योग विधा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो देश के विभिन्न हिस्सों में योगाभ्यास से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और उसे लेकर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। और आपको बता दें, नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। नीट का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। तो ये आश्वासन उन्होंने दिया है और ये भी कहा है कि इस मामले से जुड़े तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे सरकार उसे पूरा करेगी। नीट की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और अब इस दिशा में भ्रमित हुए बिना आगे बढ़ने की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह आश्वासन दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। तो एक बड़ा आश्वासन शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया है। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH।